आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। आज मैं बात करूंगा कुछ सियासी मुद्दों पर जो मौजूदा वक्त में मुल्क के अंदर बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नुपुर शर्मा का है। क्योंकि नुपुर शर्मा ने जब अपना बयान दिया और उसके बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में मजम्मत हुई उसकी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो शुरू से आवाज़ उठाती रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ और कहा है कि टीवी चैनल पर आपको जो है आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्हीं सारे मसलों पर बात करने के लिए दिल्ली सदर मेरे साथ मौजूद हैं, MIM पार्टी के कलीमुल हफीज़ साहब। कलीमुल हफीज़ साहब, अभी जिस तरीके से आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी की है, इसमें किस तरह देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले तो ये सिर्फ टिप्पणी नहीं है, ये जो मुल्क में नफ़रत के काले बादल छाए हुए थे उसको छाटने का, एक उम्मीद की किरण, एक रोशनी लाने का आज काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल, उनकी हम इस टिप्पणी के लिए उनका स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि देश की एजेंसियां और मीडिया सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पे का संज्ञान लेंगे और उसके मुताबिक अब काम करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बीजेपी पार्टी ने अपनी पार्टी से 6 साल के लिए उनको जो है निकाल दिया था, टर्मिनेट कर दिया। लेकिन एक मामला और, जैसे जो अल्ट न्यूज़ के जो पत्रकार हैं ज़ुबैर, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है एक ट्वीट के ऊपर कि ये भी जो है सांप्रदायिक भावना को जो है भड़काने का काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? तो यही तो जो टिप्पणी है वो पूरी डिटेल में है। वो टिप्पणी ये भी है कि जो विषय न्यायालय में विचाराधीन है उनको क्यों आप डिस्कस कर रहे हैं। एक टिप्पणी ये भी है कि आप एजेंडा चलाते हैं। एक टिप्पणी ये भी है कि एंकर उकसाता है तो एंकर खिलाफ की क्यों ना हो उसके FIR। एक टिप्पणी ये भी है कि जब सेम सेक्शन लगा हुआ है तो आप एक को तो गिरफ्तार करते हो, दूसरे के लिए रेड कारपेट बिछाते हो। एक टिप्पणी ये भी है कि जो आज मुल्क में जितने भी नुकसानात हो रहे हैं, जो हादसात हो रहे हैं और जो लोग जेलों में बंद हैं या लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, उसके लिए अकेली महिला जिम्मेदार है। एक टिप्पणी ये भी है कि ये आखिर सरकार ऐसी नहीं बायस्ड क्यों है। एक टिप्पणी ये भी है कि ये पूरा मामला जो जिन्हें गलतफहमी है कि हम सरकार में हैं और हमारे पास पूरा पावर बैकअप है तो हमारा कुछ नहीं होगा, तो ये टिप्पणी खाली एक याचिका को खारिज नहीं करती है। ये आज की टिप्पणी हिंदुस्तान की तारीख में आज सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जाएगी, क्योंकि पिछले 2-3-4 महीनों से जो नफ़रत घुली गई समाज में और ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया गया और मुसलमानों को खौफ हिरास में डालने की कोशिश की गई, उन तमाम नफ़रती कोशिशों को आज विराम लग गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की टिप्पणी की बदौलत दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस या और सुरक्षा एजेंसियां सिलेक्टिवली काम नहीं करेंगी, अब वो ऑब्जेक्टिवली काम करेंगी। पहले दिन से आपकी पार्टी के जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी तकरीरों में गिरफ्तारी की मांग लगातार उठाते चले आ रहे हैं। उनकी तकरीरों को भी जो है कहा गया कि ये भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। देखिए, असद साहब का तो खुला चैलेंज है कि अगर मैंने कभी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोला हो, मैंने कभी संविधान के बाहर बोला हो, मैंने कभी कोई भड़काऊ बात कही हो, तो आप मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करिए। दूसरी बात तो जब है जब दुश्मन आपकी तारीफ़ करे। एक इंटरव्यू 2 बड़े देश के जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर वरदराजन, मिस्टर वरदराजन जो वायर के फाउंडर हैं, और प्रोफेसर अपूर्वानंद, वो एक इंटरव्यू में ये बात कहते हैं कि 5 साल से मैं उनके भाषणों को बाकायदा सुनता हूँ और ऑब्ज़र्व करता हूँ बारीकी से। मुझे आज तक नहीं मिला उनके भाषण में एक भी लफ्ज़ भड़काऊ, एक भी लफ्ज़ नफ़रत फैलाने वाला, एक भी लफ्ज़ जो है संविधान के बाहर। तो फिर ये सिर्फ बीजेपी अपने नैरेटिव खड़ा करने के लिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का नैरेटिव खड़ा करने के लिए एक नकली बात कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसा कहते हैं। सच बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भारतीय लोकतंत्र के लिए गिफ्ट है। एक ऐसा राजनेता
जो सरकार की आंख में आंख डाल के संविधान के दायरे में और शालीनता से अपनी बात कहता है, क्योंकि वो सच होती है, वक्त पे कही जाती है, आंखों में आंखें डाल के कही जाती है, तो तकलीफदेह होती है, सरकार को बुरी लगती है। तो सरकार के पास उन बातों का तो जवाब है नहीं सिवाय इल्ज़ाम लगाने के। तो इल्ज़ाम वो लगाना चाहते हैं तो लगाते रहें, बैरिस्टर साहब अपना काम इंशाल्लाह करते रहें। अब मेरा सवाल कलीम साहब यही है, अभी जैसे एमआईएम पार्टी को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं आप दिल्ली में, लेकिन जब हम बिहार की तरफ देखते हैं तो 4 विधायक आपके आरजेडी में जो है शामिल हो जाते हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी, और क्या उनके 4 विधायक जो आपके गए हैं वहाँ पर, क्या एमआईएम कमज़ोर हो रही है, कहीं हौसले में कमी आ रही है? इसके बारे में पूरा क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही गौर फिक्र का मकाम है और भारतीय लोकतंत्र में जो नंगा नाच हो रहा है, जमहूरियत को एक तरह से गिरवी रख दिया है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर मुसलमानों को सियासी तौर पर अछूत बना दिया है। इस पूरी मुहिम में ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टीज़ भी शामिल हैं। इनको नाम नेहाद सेकुलर पार्टीज़ को मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों की क़यादत इन्हें हज़म नहीं होती। इसलिए तो जहाँ जहाँ मुसलमान अपनी क़यादत की बात करता है, वहाँ वहाँ सबसे ज़्यादा पेट में दर्द इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टीज़ में को होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या बिहार हो। तो आरजेडी ने जो काम किया वो इसलिए किया कि वो अपने बंधुआ वोट को, गुलाम जिसको वोट को समझती है, उसमें वो राजनेता पनपते हुए नहीं देखना चाहती। वो नहीं चाहती कि अक़लियत में कोई लीडरशिप डेवलप हो। दूसरी तरफ जो उससे भी ज़्यादा अफसोस का मकाम है, वो हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। यानी मुसलमानों को 70-75 साल से कांग्रेस और कांग्रेस जैसी और नाम नेहाद सेकुलर पार्टीज़ जो गुलाम बना के रखा, और जो उन कम्युनिटी में कोई एमएलए या एमपी बन भी गया तो उसको भी गुलाम की हैसियत में रखा, और पूरी कम्युनिटी में एक सिंड्रोम डेवलप हो गया वो गुलामी का। उसी सिंड्रोम का नतीजा है कि बैरिस्टर साहब की मेहनत, अनथक कोशिशों के बाद एक लीडरशिप डेवलप हुई, लेकिन वही गुलामी सिंड्रोम वाले वो 4 विधायक, जो मीर जाफ़र कहिए, उनको गद्दार कहिए, धोखेबाज कहिए, वो फिर उसी सिंड्रोम में गुलामी में चले गए। आपने एक वीडियो गर्दिश करते हुए सोशल मीडिया पे देखी होगी कि जब वो हमारे एमएलए थे तो हमारे बैरिस्टर साहब उन्हें सीने से लगा रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने आरजेडी ज्वाइन करी फ़ौरन वो पैरों में गिर गए, या यादवों की पार्टी ने उनको पैरों में गिरा दिया। दूसरी बात, एक कोचा धामन के विधायक, वो जब एमआईएम में थे तो टोपी लगी हुई थी उन, और जैसे ही एमआईएम छोड़ के आरजेडी में गए फ़ौरन उनकी टोपी उतर गई। पता नहीं कौन सा दबाव उन पे काम कर रहा है, और अभी और आगे जाने क्या क्या उतरेगा। इसी तरीके से जो सबसे ख़तरनाक और बहुत ही दुखदाई काम किया उन्होंने, कि जिस इलाके से वो चुनकर आते हैं वो देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, बिहार का तो है ही सबसे पिछड़ा इलाका। वहाँ पे इस वक्त भी बाढ़ आई हुई है, वहाँ के लोग तकलीफ़ में मुब्तला हैं, घर का सामान उजड़ गया है, खाने पीने की परेशानी है। ऐसे वक्त में इन मीर जाफ़रों ने, अपॉर्चुनिस्ट ने, खुद गर्जों ने उस कौम को ऐसा धब्बा दिया, ऐसा दाग दिया, ऐसी तकलीफ़ दी, क्योंकि ये और उनकी उम्मीदों को छोड़कर ये आरजेडी में चले गए। आप मुझे बताइए, अगर ये वहाँ की अवाम ने इन 4 को वोट आरजेडी के ख़िलाफ़ दिया था, आरजेडी के कैंडिडेट को हरा के इनको वोट दिया था, क्योंकि आरजेडी या जेडीयू या कांग्रेस की वजह से ही वो आखिर वो एरिया सबसे पिछड़ा है। इसीलिए वहाँ के लोगों ने कहा था कि ठीक है, अब जो है हम अपनी क़यादत डेवलप करेंगे, अपना इलाका डेवलप करेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या धोखा दिया, फिर वहीं जहाँ की मतलब पहुँची वहीं मिट्टी जहाँ का खमीर था वहीं पहुँच गई। तो अब सवाल मेरा ये है कि ऐसे मायूस कुन हालात, नाजुक हालात, जहाँ पे मिल्लत कोशिश कर रही है किसी तरीके से अपनी क़यादत डेवलप हो, और ऐसे हालात में ऐसे मीर जाफ़र हम में से पैदा होंगे। अब वक्त आ गया है ऐसे लोगों का हम सोशल बाइकाट करें। ये तो मुझे सच है, ये तो सच्चाई है कि अगर ये इस लायक होते तो आरजेडी इनको टिकट दे देती पहले ही। आरजेडी ने इस लायक नहीं समझा, अपने ये जूते उठाने को तैयार थे आरजेडी के, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया था। उस वक्त में इन्होंने हमारी खुशामद करी और हमने इनको बाकायदा कसम दिला के ये बात कही कि धोखा तो नहीं दोगे। इन्होंने हमसे कहा हम धोखा नहीं देंगे। तो ये तो सच है कि ये लोग गद्दार हैं,
ये भी सच है कि इनको दुनिया की में वहाँ के अवाम का भी सामना करना पड़ेगा, और दुनिया के बाद एक अल्लाह की अदालत जब लगेगी तो वहाँ पे भी इनको जलील होना पड़ेगा। तो इन्होंने तो अपना जलील होना अपना मुक़द्दर समझ लिया, ग़ुलामी अपना मुक़द्दर समझ लिया। लेकिन अब सवाल एक और खड़ा होता है कि कौम किस पे भरोसा करे और कहाँ तक करे। जब इतना बड़ा उन्होंने कौम ने फैसला किया और आरजेडी के ख़िलाफ़ जाके ये 5 MLA जिता के दिए, तो हम उस आवाम का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। लेकिन इन जैसे जो मीर जाफ़र हैं, कुर्दोगलू हैं, या आप अगर पुरानी मिसाल उठा के देखें तो चाहे वो टीपू सुल्तान का मामला हो, चाहे वो सिराजुद्दौला का मामला हो, सब में अपने ही लोगों ने, कौम के लोगों ने ही गद्दारी की है। तो ये फिर इन 4 लोगों ने बैरिस्टर साहब को धोखा देने की कोशिश की, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को धोखा देने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने AMIM को धोखा नहीं दिया, इन्होंने मिल्लत को धोखा दिया है। मिल्लत इनको सबक सिखाएगी, मिल्लत इनको वहीं पहुंचा देगी जहां के लायक हैं। और रही बात आरजेडी की, आरजेडी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आरजेडी का तो हाल वो होना है, ये जो 4 सीटें हैं इसका असर उन्हें 40 सीटों से चुकाना पड़ेगा। कौम इतनी नाराज़ है, और सिर्फ सीमांचल की कौम नाराज़ नहीं है। सीमांचल के ये जो जीत है, इसे सीमांचल की आवाम ने नहीं सिर्फ जिताया, इसे पूरे हिंदुस्तान की कौम ने मिलकर जिताया था। अपने अपने लेवल से सब ने सपोर्ट किया था, चाहे दिल्ली हो, बम्बई हो, इवन देश से बाहर भी चले गए जो हमारे भारतीय या हमारे बिहार के लोग, उन्होंने सब ने सपोर्ट करके इनको 4 को 5 को MLA बनवाया था। आज इन्होंने सबको नुकसान पहुंचाया, सबकी दिल आज़ारी की है। अब वो सब लोग इस बात पे लग गए हैं कि ये 4 तो गए, कोई बात नहीं, हमारी सफ़र में से मीर जाफ़र चले गए, कम से कम हम पाक हो गए। लेकिन इसका बदला अब हम आरजेडी से लेंगे, और आरजेडी को जब तक वो खुले में माफ़ी नहीं मांगेंगे और जब तक हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा देंगे, मजलिस का एक सिपाही चैन से नहीं बैठेगा। अब किस तरीके से पहचानेंगे आप? मीर जाफ़र की बात कही आपने, पार्टी में आप किसी को तो कैसे पहचाना जाएगा? किसी के ज़मीर को किस तरीके से पहचानेंगे? देखिए, ये सियासत है। सियासत में एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और कौमों की ज़िंदगियां जो बनती हैं या पार्टियां चलती हैं वो 10-20 साल में बनती हैं। तो अभी हैदराबाद के बाहर जो कोशिशें हैं MIM की, वो 5-10 साल से हैं। तो ये कोशिश जारी रहेंगी। हम फिर देंगे, किसी को ना किसी को टिकट देंगे। फिर अगर वो हमारी उस पर शर्तों पर नहीं उतरेगा तो हम उसको कोशिश करेंगे, तरबियत करें, उसको समझाएं। लेकिन देखिए, ये इंसान की फितरत है, हम उसको कोई बांध के तो रख नहीं सकते। हम एक नारा दे सकते हैं, कमिटमेंट का वादा ले सकते हैं, हम एक अपनी पॉलिसी दे सकते हैं, हम एक उम्मीद जगा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन 4 विधायकों को जीतने के बाद जितनी मुबारकबाद मिली थी, उससे 10 गुनी इनको गालियाँ मिल चुकी हैं। अब कोई भी आएगा वो 10 बार सोचेगा कि अगर वो अपनी नस्लों तक की सियासत ख़त्म करना चाहता है तब वो MIM को धोखा देगा, वरना आसानी से MIM को धोखा देने की हिम्मत बचेगी नहीं। एक और सवाल है, अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर इलेक्शन का भी माहौल था, लेकिन अब तो पता नहीं कब शुरू होगा कब नहीं। दिल्ली को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं यहाँ की? नहीं, दिल्ली को लेकर के तो आप देख रहे हैं, अब हम चूँकि जो इलेक्टोरल जो एक्टिविटीज़ थी वो थोड़ी थम गई हैं, तो अब हमने क्या किया है कि जो अक़लियतों से मुताल्लिक़ इदारे हैं हम उनका दौरा कर रहे हैं। पहले अभी हमने दिल्ली जामा मस्जिद का दौरा किया जब वो वहाँ की गुंबद शहीद हो गई थी। उसके बाद फिर हमने दिल्ली उर्दू अकेडमी का किया, उसके बाद फिर हमने NCPL का किया, फिर आज हमने जो है वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का किया। तो ये हमारा काम है कि जो सरकार जिसको अक़लियत ने जिताया है, अक़लियत को उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम जब सरकार में आ जाएंगे तो काम करेंगे, तो हम ये वो लोग लेखा जोखा इकट्ठा कर रहे हैं और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष की यही भूमिका होती है लोकतंत्र में, क्योंकि हम विधानसभा में तो है नहीं, अभी हमारा कोई MLA, कोई काउंसलर या MP नहीं है, तो अभी तो हम सिर्फ बाहर हैं। तो बाहर जिस लेवल पे हम एक विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, या यूँ कहें कि अपनी मिल्लत के तई जो हमारी जिम्मेदारी है, सियासी जिम्मेदारी है, उसका हम निर्वहन कर रहे हैं, उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी इन कोशिशों को दिल्ली की आवाम सराहेगी, और दिल्ली की आवाम से हमें मोहब्बतें और उनकी अगर हमें साथ हासिल होगा तो यकीनन मजलिस कायम होगी,
और ये मैं बता दूं कि जिस तरह के हालात बन गए हैं मुल्क में, तो उसमें अक़लियतों को अपनी क़यादत डेवलप किए बिना उनके पास और कोई चारा नहीं है। और क़यादत भी ऐसी सीरियस क़यादत उन्हें डेवलप करनी होगी जो उनके हितों की रक्षा के लिए जो संवैधानिक अधिकार हैं सबको एक्सप्लोर करें। तो वो काम हम कर रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि हमें दिल्ली की आवाम सपोर्ट करेगी और मजलिस को कायम करने में हमें मदद मिलेगी। एक और सवाल, मैं सभी सियासी पार्टियों की बात करूंगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, एमआईएम हो, तमाम सियासी पार्टियां हैं। तमाम सियासी पार्टियों में मुस्लिम रहनुमा हैं जो मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं और दूसरी माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं। फिर भी मुसलमान बटा हुआ नज़र आता है, या उसके फिर भी जो है कोई भी मसाइल हल नहीं होते, चाहे मौजूदा हुकूमत हो या जो मौजूदा हुकूमत के ऊपर सवाल उठा रही है जैसे कि आपकी पार्टी है या और तमाम। तो क्या वजह रहती है इसमें? मुसलमान कहाँ जो है समझ नहीं पाता इस सियासत को? देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि दिल्ली में भी 40 लाख मुसलमान रहता है, जो यहाँ की परसेंटेज में तकरीबन 15 है, और हैदराबाद में भी 40 लाख मुसलमान रहता है, जो वहाँ तेलंगाना की परसेंटेज में 12 है। लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने अपनी सियासी क़यादत डेवलप कर ली और जद्दोजहद करके वहाँ एक सियासी हैसियत पा ली और अपने मसाइल को बाकायदा हल करा लिया, या वो हल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली का मुसलमान ने कभी इस तरफ सोचा नहीं। वो ये सोचता रहा कि कांग्रेस के 5 एमएलए बन गए मुस्लिम, आम आदमी पार्टी के 5 एमएलए बन गए मुस्लिम, तो शायद ही मुस्लिम क़यादत है। ये मुसलमानों की भूल है। ये तो इतनी बड़ी भूल है कि इससे तो अच्छा गैर था। ये जब तक अरविंद केजरीवाल या जो भी सरकार का मुखिया इशारा नहीं करेगा, इनकी ज़ुबान नहीं खुलेगी। आप मुझे बताइए, दिल्ली में 5-6 अभी हादसा हुए हैं, चाहे वो जहांगीरपुरी का मामला हो, चाहे वो नवरात्रों में मीट के बंद, रमज़ान में मीट बंद करने का मामला हो, चाहे वो स्लॉटर हाउस बंद करने का मामला हो, धर्म संसद का मामला हो, या अभी नूपुर शर्मा का मामला हो, या मसाजिद में से जुमे बंद करने का मामला हो, या उर्दू मीडियम स्कूल बंद करने का मामला हो, या फिर दिल्ली उर्दू अकेडमी के का बजट न देने का मामला हो। ऐसे सैकड़ों मामलात हैं जो खालिस मुसलमानों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन किसी मुस्लिम एमएलए के ज़ुबान से एक बयान नहीं सुन सकते आप। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की इजाज़त नहीं है उनको बोलने की। तो ये क़यादत कहाँ है? ये तो गुलाम बिठा दिए गए हैं, ये तो पिट्ठू बिठा दिए गए हैं। क़यादत का मतलब ये होता है, जैसे हम आज गए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, आज हमारे साथ 20 लोगों का डेलीगेशन गया, हमने अपनी पूरी लिस्ट लेके गए, बताइए ये काम क्यों नहीं हुए। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की हिम्मत नहीं थी हमें फेस करने की, वो टाइम देने के बाद भी अपने ऑफिस में नहीं आए। तो ये जो खौफ है, ये जो डर है सियासत में, या इसमें ज़रूरी है कि सरकारों पे दबाव रहना चाहिए। अब सरकारों पे दबाव तो वही बनाएगा ना जिसको डर नहीं होगा सरकार का। अब वो उसके लिए अपनी क़यादत चाहिए, कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ हमें सोचना है, अगर हम अपनी क़यादत डेवलप करेंगे, हम अपने मसाइल को ख़ुद हल करने की कोशिश करेंगे, तभी ये हल होंगे, वरना हम ऐसे ही बटे रहेंगे। और जिस तरह से हम कमज़ोर हो रहे हैं और तेज़ी से हम कमज़ोर होते चले जाएंगे। मिल्लत में एक और सबसे बड़ा सवाल है तालीम को लेकर। जब हम देखते हैं तालीम पर लोगों की तवज्जो नहीं है। तमाम अभी हम तालीम पर जब काम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सवाल उठता है कि तालीम के लिए कहा तो जाता है बहुत इदारे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान जो है वो तालीम से पिछड़ा हुआ है। इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, खाली तालीम से पिछड़ा हुआ नहीं है, तालीम में पिछड़ा हुआ है, रोज़गार में पिछड़ा हुआ है, सिक्योरिटी उसकी नहीं है, उसकी सेहत नहीं है, उसके इलाक़ों की सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, उसके इलाके अतराइज़ नहीं है, उसके यहाँ लोन नहीं मिलता, उसको शहरियत की जो हैसियत होनी चाहिए वो नहीं है, उसको शक्की नज़र से देखा जाता है। ऐसे 1000 चीज़ें हैं जो मुसलमानों में सियासी क़यादत न होने की वजह से हैं। अगर आप सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो आपको क़यादत डेवलप करनी ही होगी। और ये बात नोट कर लीजिए, आज नहीं तो आज के दिन करनी होगी। जितनी जल्दी मुसलमान समझ जाएगा इस बात को, उतनी जल्दी उसका फ़ायदा हो जाएगा। वरना जब 75 साल में यह हाल हो गया तो आने वाले वक्त में और बुरा हाल हो जाएगा। और कोई ख़ास पैगाम या कोई ख़ास बात लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे हमारे ज़रिए? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ आरएसएस और बीजेपी ने ऐलान जंग किया हुआ है
और इन नाम नहाद सेकुलर पार्टीज़ ने हमें ग़ुलामी के सिंड्रोम में डाला हुआ है। खुदा के वास्ते इसका मुकाबला करने के लिए ख़ुद खड़े होइए, अपनी क़यादत डेवलप करिए, और जो आपके लिए रात दिन मीडिया से लेके, रैली से लेके, पार्लियामेंट से लेके, सड़कों तक आपके लिए बात उठाता है, वो एक मर्द मुजाहिद है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वो अभी अपने काम पर गामजन है, उसकी कदर कीजिए, उसकी तबाह करिए, उसकी बात मान लीजिए। जितनी जल्दी आप बात मान जाएंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। आप कीड़े तो आप निकालते चले आए, आपने कीड़े निकालने में इस कौम ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो मौलाना आज़ाद रहे हों, चाहे सर सैयद अहमद खान साहब रहे हों, या उसके बाद और कौम के रहनुमा रहे हों। इस कौम ने वक्त रहते उनमें कीड़े निकालें, जब वो दुनिया से गुजर गए तब उनकी तबाह की है, तब उनकी तारीफ़ की है, तब उनका चरागा किया है। मेरी हाथ जोड़ के एक मुद्दवाना अपनी कौम से ये अपील है आपके चैनल के थ्रू कि वक्त रहते अपने कायद को पहचान लीजिए, उसकी कदर कर लीजिए। वो जितनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, खुदा के वास्ते उस पर शक मत कीजिए, एक मरतबा उसे आजमाइए, देखिए आपके मसाइल हल होते नहीं होते। और अगर उसके बाद भी आपको शक है, अगर उसकी पुरानी हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो चले जाइए हैदराबाद और स्टडी करिए आखिर वहाँ के हालात कैसे बेहतर हुए, उन लोगों ने क्या क्या काविशें और कोशिशें की। क्या वो कोशिशें और काविशें हमारे इलाके में नहीं हो सकती हैं अगर आप और सब लोग मुत्तहद हो जाएं। तो मेरा सिर्फ यही पैगाम कि इस नाजुक वक्त में आप सब लोग मुत्तहद हो जाइए और सियासी तौर पे अपने आप को क़ुव्वत में तब्दील कीजिए। बिल्कुल, ये आप सुन रहे थे दिल्ली सदर कलीमुल हफीज़ साहब को, जो MIM पार्टी के सदर हैं दिल्ली से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। आगे और दूसरी कड़ी में हम किसी और सियासी रहनुमा से बात करेंगे और जो उनके ख़यालात हैं मिल्लत को लेकर के, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर ये ख़बर हमारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो ख्याल है, ये जो मैसेज है, दूसरे लोगों तक पहुँच सके। दिल्ली से एक शाम TV के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।